एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो और उसका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। और आज हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ने वाले, मे बी कि ये 2 सेशन में कंप्लीट हो। एक लेंदी चैप्टर है 12th क्लास के, तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं कि एक साथ ही कम्प्लीटली मैं इसको फिनिश कर पाऊँ। रीज़न इज़ दैट कि इतना लंबा वीडियो फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो दैट्स वाई हम इसे 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर चाइल्ड लेबर के बारे में 2 अलग अलग कहानियाँ मेंशन की गई हैं। 2 अलग अलग बच्चे हैं जो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट रहेगा उसमें साहिब आलम नाम का एक बच्चा है जो रैग पिकर है, जो कचरा उठाने का काम करता है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है, इस्लाम एरिया में। दूसरा वाला जो पार्ट रहेगा वो एक मुकेश नाम का बच्चा है जो कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है, ग्लास फैक्ट्री में काम करता है। उसका पूरा फैमिली अरसों से यही काम करता आता है, लेकिन वो इसमें थोड़ा चैलेंज लेता है। वो कहता है कि मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो ट्राई करता है और लीक से हट के वो अपने सपने को पूरा करता है। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो इस चैप्टर की जो ऑथर हैं वो हैं एनीस जंग, और उन्होंने ये जो बुक है स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक एक्सर्प्ट यहाँ पे लिया है लॉस्ट स्प्रिंग के नाम से, तो वही इन्होंने मेंशन किया है। तो देखते हैं। एनीस जंग 1944 वाज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। उनका जो जन्म है वो राउरकेला में हुआ है, और अपना चाइल्डहुड भी और एडोलेसेंस पीरियड यानी कि लड़कपन भी और बचपन भी उन्होंने हैदराबाद में बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो हैदराबाद में और यूएसए में अचीव की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों पेरेंट्स उसके मदर फादर राइटर्स ही थे। एनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में एज ए राइटर अपना करियर स्टार्ट किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर, कॉलमनिस्ट फॉर द मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथराइज सेवरल बुक्स। उन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन एडिटर, और जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम देते हैं ना अपना, इस तरह से उन्हें एज ए कॉलमनिस्ट अपना करियर की शुरुआत इंडिया, न केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी की। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। तो उनका जो लॉस्ट स्प्रिंग नाम की टाइटल से जो बुक है, ये उसका ही एक पार्ट लिया गया है यहाँ पर। फिर से देखेंगे। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कंप्लीट नेम है बुक का, उसी का एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में स्टोरी में लिया गया है। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन इन ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने ये एनालाइज किया है कि पिसती हुई गरीबी और ट्रेडिशंस किस तरह से विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक शोषण भरी ज़िंदगी जीने के लिए किस तरह से ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो ट्रेडिशंस, जो भी पॉवर्टी है यहाँ पर, उसको एनालाइज किया गया इस चैप्टर के माध्यम से। अपने इंडियन कल्चर में आप देखेंगे लोअर क्लास फैमिलीज़ में ये बहुत कॉमन है, चाइल्ड लेबर एंड ऑल, तो उसी को एनालाइज किया आपने इस चैप्टर के माध्यम से इन्होंने। आगे देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन गार्बेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया है, ये अभी चैप्टर के बीच में आने वाला है। और ये बात कौन बोल रहा है? ये बात वो रैग पिकर बच्चा है साहिब आलम, वो बोल रहा है कि कभी कभी मुझे गार्बेज के अंदर यानी कबाड़े के अंदर, कूड़े के अंदर, कचरे के अंदर मुझे 1 रुपये का नोट मिल जाता है या रुपये मिल जाता है, कॉइन मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood. तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क, आई कौन है यहाँ पर? आई ऑथर है, एनीस जंग। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, जिसको मैं एवरी मॉर्निंग देखती थी, क्या करते हुए? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। उनके ही नेबरहुड में, उनके ही पड़ोस में कचरे का जो ढेर था, वहाँ पर मैं उसको सोना खोजते हुए एवरी मॉर्निंग देखती थी। अभी सोना क्या है? व्हाट इज़ गोल्ड हेयर? गोल्ड का मतलब है जो कुछ भी उनको मिलता है, रुपया, पैसा, सिक्का, है ना, उसको वो गोल्ड कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उससे उनकी जो अर्निंग होती है वो उसके लिए गोल्ड के बराबर है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। काफ़ी पहले ही साहिब अपना घर छोड़ चुका है, और उसका घर कहाँ था ये बताया गया इस लाइन के अंदर कि सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, कि उसका घर कोई बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको अभी भी याद हो, बहुत दूर की मेमोरी में चला गया है, और उसका घर ढाका में है। ग्रीन फील्ड्स का मतलब है वहाँ के खेतों में वो रहता था।
ठीक है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, बहुत से तूफान आए जिनकी वजह से उनका घर, उनके खेत सब बर्बाद हो गए, सब साफ हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी मदर ने उसको बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही कारण है कि उन्होंने वो घर छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर बड़े शहर में वो गोल्ड की तलाश में हैं, करते रहते हैं, यानी कि गोल्ड ढूंढने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आगे चलते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, जस्ट ए मिनट, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। जब ऑथर ने पूछा उस बच्चे से कि तुम ये क्यों करते हो, तो उसने कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो थोड़ा सा बुदबुदाता है दूर की तरफ देखते हुए, मतलब उसको इग्नोर करते हुए या फिर एम्बेरस फील करते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, तो फिर स्कूल जाया करो ना, कुछ नहीं है करने के लिए स्कूल जाया करो। ग्लिबली का मतलब यहाँ पे है कि मतलब ऐसे बिना सोचे समझे बोल दिए स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, थोड़ी देर बाद ही इमीडिएटली उनको अंदाज़ा भी लग गया कि मैंने कितनी होलो एडवाइस दी थी, कि ऐसी खोखली एडवाइस मैंने दी थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई चाइल्डहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया कि मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है, जब ये स्कूल बनवाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा अगर मैं स्कूल बनवाती हूँ तो क्या तुम आओगे, स्कूल आओगे, ऐसा पूछा ऑथर ने। ही सेज यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा हाँ आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, कुछ दिनों के बाद आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको मतलब मेरी तरफ भागते हुए देखा, और उसने क्या पूछा, साहिब आलम ने क्या पूछा, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल बन गया है, तैयार हो गया है। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैंने कहा स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मतलब अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए कि मैंने उससे ऐसी प्रॉमिस कर दी जिसका कोई मायना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड का मतलब उनके सूने जगत में, सूने संसार में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे फेक प्रॉमिस पता नहीं उनके जीवन में कितने भरे पड़े हैं, ठीक है। बट द प्रॉमिस इज लाइक माइन, जैसी प्रॉमिस मैंने उसके साथ की थी स्कूल बनवाऊंगी, स्कूल आना है, ऐसी प्रॉमिस पता नहीं उनके ब्लीक वर्ल्ड में कितने सारे भरे हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, काफ़ी महीनों तक उसको जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। ही अनाउंसेस साहिब आलम, उसने कहा मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स, इवन वो उसका मतलब ही नहीं जानता कि साहिब आलम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मीनिंग जानता तो इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भगवान, मतलब पूरे संसार का भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, मतलब इस चीज़ पे तो वो विश्वास भी नहीं कर पाता कि मेरे नाम का ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware of what his name represent, इस चीज़ से परे कि उसके नेम का क्या मतलब है, क्या रिप्रेजेंट करता है उसका नाम, वो क्या करता है, ही रोम्स, रोम का मतलब वॉक करना, वो चला जाता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ, और एक ऐसी आर्मी जो नंगे पैर के मतलब जिनके पैर नंगे हैं, ऐसे लड़कों की आर्मी के साथ, हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो जैसे मॉर्निंग बर्ड होती है, सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती हैं, ऐसे ही वो उनकी बच्चों की टोली के साथ सुबह सुबह निकलता है और दोपहर में गायब हो जाता है, क्योंकि वो सुबह सुबह ही ये काम करते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, एक महीने के बाद मैं उनमें से एक को पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, मैंने एक बच्चे से पूछा। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपल सा जवाब दिया, माई मदर डिडेंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी मम्मी जो है वो उनको अलमारी से नीचे नहीं उतारती है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एक दूसरा बच्चा है जिसने कि ऐसे जूते पहने हुए हैं दोनों पैर में अलग अलग, जो कि मैच नहीं करते, वो इस बात में आगे ऐड करके कहता है कि यदि उसकी मम्मी उसे दे भी देगी ना चप्पल उतार के सेल्फ से, तो भी वो फेंक देगा। वेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया तो अपने पैरों को वो शफल करने लगा, मतलब छुपाने लगा कि उसने अलग अलग मिसमैच के जूते पहने हुए हैं। सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा आई, मतलब अब थर्ड बच्चा बोल रहा है, आई वॉन्ट शूज़, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। अब तीसरा बच्चा बोला मुझे भी जूते चाहिए, और उसने कभी अपने जीवन में एक जोड़ा जूता नहीं, उसका अपना नहीं खरीदा था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स,
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में मैंने ट्रैवल किया और मैंने देखा ऐसे बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पैर चलते हैं शहरों में, गांव की गलियों में, गांव के रोड पे. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. मतलब कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है कि ये कोई वो नहीं है कि पैसों की कमी है उनके पास, बल्कि ये तो उनका एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो मुझे इस बात की हैरानी है, ये उनका एक बहाना मात्र है सिर्फ अपनी गरीबी को बताने का, छुपाने का, एक्सप्लेन करने का, जो भी है. आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. एक बार मुझे याद आया, एक उदीपी जगह है, वहाँ पर एक आदमी की कहानी मुझे याद आई. ये बात ऑथर कह रही हैं. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. जिस आदमी की बात वो बताने जा रही है वो कह रही है कि एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा था तो जब स्कूल जाता था तो उससे पहले एक पुराना मंदिर पड़ता था और हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, उस मंदिर में उसके पापा ही पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. थोड़ी देर के लिए वो मंदिर पर रुकता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रे करता. 30 ईयर लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल. मैंने 30 साल के बाद उसके टाउन और उस मंदिर में यात्रा की, विजिट किया. विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि एक डेजोलेशन का मतलब होता है जैसे तूफान आ जाना, तूफान के कारण वो पूरा डेजोलेट हो गया, एकदम जर्जर टूटा फूटा इस तरह से हो गया. इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, द न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. उसके बैक में मतलब वो जो मंदिर था उसके बैक साइड में एक नया पुजारी रहता था और वहाँ पर कुछ एक चेयर्स पड़ी थी रेड एंड वाइट कलर की. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. A boy dressed in a grey uniform. एक बच्चा जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने सॉक्स भी पहने हुए थे, शूज़ भी पहने हुए थे, वो आता है हाँफता हुआ. पेंटिंग का मतलब होता है हाँफता हुआ आता है. एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड. फोल्डिंग बेड का मतलब होता है जैसे खाट होती है फोल्ड हो जाती है, वो उस पर पे आ करके अपना स्कूल बैग फेंक देता है, जैसे मोस्टली बच्चे करते हैं स्कूल से आके बैग फेंक देते हैं बेड पे, वही. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़. आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड. मुझे ये वो वाली प्रेयर भी याद है, वो वाली जो रिक्वेस्ट है भगवान के लिए वो भी याद है कि जो उसने देवी माँ से की थी एक जोड़ी जूते के लिए. लेट मी नेवर लूज देम, और हमें अगर मुझे मिल जाएंगे मैं उनको कभी भी मतलब लूज़ नहीं करूँगा. आई हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, मतलब उसको वो जूते की जोड़ी मिल गई थी और वो कहता है कि अब मैं इनको कभी भी खोऊंगा नहीं. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. ऐसा लग रहा है कि जो देवी थी, भगवान थे जो, उसने उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया. यंग बॉयज़ लाइक सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़. और वो जो यंग बॉयज़ थे जैसे कि जो प्रिस्ट का बच्चा था उसने अब जूते पहने हुए थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस. लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे पड़ोस में जो कचरा उठाने वाले हैं वो बिना जूतों के रहते हैं. आगे चलते हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ Delhi, yet miles away from it. मेटाफोरिकली का मतलब सिम्बॉलिकली. तो वो कहता है जो मेरी मतलब जो ऑथर है वो क्या बोलती हैं कि माई एक्वेंटेंस विद बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी, क्योंकि मेरी जो पहचान थी उन नंगे पैर वाले कचरा उठाने वाले बच्चों के साथ, वही मुझे लेके गई, वो पहचान ही मुझे सीमापुरी लेके गई. सीमापुरी जो कि दिल्ली की ही, पेरीफेरी का मतलब दिल्ली के ही सीमा क्षेत्र में आता है, लेकिन बेशक इससे काफ़ी दूर है. कहने का मतलब दिल्ली में है, मतलब दिल्ली के पास है, लेकिन देखा जाए तो बहुत दूर है. Those who live here are the squatters who came from Bangladesh back in 1971. पाकिस्तान से जो बांग्लादेश वो 1971 में अलग हुआ था, तो वहाँ से बांग्लादेश से ये रैग पिकर्स आते हैं, उन्हीं को स्क्वेटर कहा गया है. स्क्वेटर का मतलब जिस तरह से होता है ना कि जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह आकर बस जाते हैं. साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग दैम. साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है. सीमापुरी वाज दैन ए वाइल्डरनेस, मतलब एक जंगल था, एक खाली सुनसान जगह थी उस समय पे जब वो लोग आए थे. इट स्टिल इज़, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, खाली नहीं है. जंगल तो पड़े हैं लेकिन झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, घर नहीं बसे हैं. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन. इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स. 10,000 के करीब जो रैग पिकर्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में. और देयर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, उनके जो घर हैं वो ऐसे मिट्टी के बने हुए हैं. उनके ऊपर छत है तो वो किसकी बनी हुई है? टिन और टेरापोलिन की बनी हुई है. टेरापोलिन लाइक हिंदी में तिरपाल जिसको कहते हैं, एक हार्ड कपड़ा होता है, पॉलीथीन शीट हम बोल सकते हैं.
उसका बना हुआ है, टिन का बना हुआ है उसकी जो छत है घर की, और वहाँ पर कोई मतलब सीवेज नहीं है, कोई सीवर की व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी के निकलने की कोई व्यवस्था है, और फिर भी वहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, बट उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन। उनके पास कोई मतलब लाइक आधार कार्ड या कोई और ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल इस तरह की कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। विदाउट परमिट, बिना उसकी परमिशन के ही उनके लेकिन राशन कार्ड बने हुए हैं, सॉरी बिना आधार एंड ऑल जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उनके, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं, एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन, और वो उनके पास राशन कार्ड भी हैं जिसकी वजह से वो जो अपना जो दाना पानी है वो खरीदते हैं, ग्रेन खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं। फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, क्योंकि उनके लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आइडेंटिटी कार्ड के, तभी वो सर्वाइव करेंगे। खाना तो सभी के सर्वाइवल का बेसिक सोर्स है, सबसे पहला प्राइमरी सोर्स हम कह सकते हैं, बट हम सबके पास आइडेंटिटी कार्ड भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बिना आइडेंटिटी कार्ड के, उनके पास वोटर कार्ड है और राशन कार्ड है, दैट इज़ द मेन थिंग। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live there than in the fields that give us no grain, says a group of women in tattered sarees when I ask them why they left their beautiful green land of green fields and rivers। यहाँ पर जब ऑथर है वो ऑथर क्या बोलती है कि तुम यहाँ पर अपने खेतों को छोड़कर, ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेतों की हरियाली को छोड़कर, रिवर्स को छोड़कर के तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों छोड़ा तुमने, वाई दे लेफ्ट। तो एक औरत, उसी ग्रुप की एक औरत जिसने कि टैटर्ड मतलब फटी हुई, टॉर्न साड़ी, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, वो क्या जवाब देती है, बड़ा ब्यूटीफुल सा जवाब है, जरा ध्यान से देखना। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम अपनी फैमिली को फीड कर पाते हैं, खाना खिला पाते हैं, भोजन खिला पाते हैं, और गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, एकिंग स्टोमक का मतलब है खाली पेट बेड पे जाना, भूखे नहीं सोना। वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम वहीं पे रहना पसंद करेंगे ना जहाँ पे हमारा पेट भरा है, बजाय कि रादर देन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, बजाय कि उन खेतों के जहाँ पर हमारे लिए कोई दाना पानी है ही नहीं, कोई अनाज जहाँ पर है ही नहीं। उससे तो बेटर है कि हम यहाँ पे रैग पिकिंग करके अपना पेट तो भरते हैं। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जब भी जहाँ पर भी उनको खाना मिल जाता है वहीं पर वो अपने टेम्परेरी हाउस, ट्रांजिट होम्स मतलब टेम्परेरी हाउस वो लोग बना लेते हैं, वहीं पर टेंट लगा देते हैं। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन दैम, बच्चे उसी में पैदा होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उन अपने पेरेंट्स के साथ ही वो भी सर्वाइवल का सोर्स ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम, वो भी पार्टनर बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनके सर्वाइवल में। एंड द सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी का जो सर्वाइवल का जो मेन सोर्स था वो क्या था, यानी कि उनका जो इनकम सोर्स था वो क्या था, रैग पिकिंग। थ्रू the years it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold, it is their daily bread, the roof over their heads, even if it is leaking roof, but for a child it is even more. Through the years it has acquired the proportions of a fine art, मतलब कई सालों से ये फाइन आर्ट का एक सोर्स है, हम कह सकते हैं। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, क्योंकि उनके लिए जो कचरा है वही गोल्ड है, एंड या वही उनकी रोटी है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वही उनकी रोटी का मतलब है, उसी से ही वो अपनी रोटी कमाते हैं। और जो छत है उनके पास, ए रूफ ओवर देयर हेड, छत तो है ना उनके पास, इवन इफ इट इज़ लीकिंग प्रूफ, बेशक फिर वो लीक करने वाली छत है बट छत तो है, बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, मतलब यहीं से ये स्टोरी की शुरुआत होती है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, और इवन कभी कभी तो 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब ऐसा बोलता है, उसकी आंखों में एक चमक है इस बात को बोलने के साथ। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, जब आपको कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है उस कचरे के ढेर से, तो कोई भी यू डोंट स्टॉप, आप अपने आप को रोक नहीं पाते और खोजने के लिए। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, हो सकता है कुछ और मिल जाए, ये एक हो जाता है मन के अंदर कि हाँ कुछ और मिलेगा, इसलिए हम और सर्च करने लग जाते हैं। ये सभी का ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. It seems that for children, ऐसा लगता है बच्चों के लिए garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए garbage का कुछ और मीनिंग है, पेरेंट्स के लिए कुछ और मीनिंग है, क्योंकि for the children it is wrapped in wonder, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक रहस्य में लिपटा हुआ कुछ है कि भाई कुछ मिलेगा, बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये एक रोजी रोटी का साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of neighborhood club, watching
2 young men dressed in a white playing tennis. I like the game, he hummed, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. One winter morning, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. मैंने देखा कि साहिब है ना, जो उनके नेबर में जो क्लब था उसकी दीवार पर खड़ा होकर के कुछ देखता है. वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis. वो उन 2 लड़कों को देखता है जो वाइट कपड़े में हैं, वाइट ड्रेस पहनी हुई है, और जो लोग टेनिस खेल रहे हैं. तो वो मन ही मन में क्या कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है. ही हम्स, कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस, मतलब दीवार के पीछे खड़ा होकर के ये सारी चीज़ें वो देख करके संतुष्टि महसूस करता है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स. वो कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता है तो. एंड गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे उस झूला भी झूलने देता है. साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. साहिब भी टेनिस के शूज़ पहना हुआ था. दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बड़े अजीब से लग रहे थे. उसके जो डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स उसने पहने हुए थे. डिसकलर्ड का मतलब है भद्दे से, यानी कि जो प्योर वाइट ना हो करके, और काफ़ी पुराने बिना धुले कपड़े ऐसे होते हैं, उसके लिए ये वर्ड बोला गया है. समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन के तरीके से, ढंग से वो कहता है किसी ने मुझे ये दिए हैं. क्या? वो शूज़. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. किसी रिच फैक्ट तो ये था, सच्चाई तो ये थी कि उसको ये किसी अमीर लड़के ने दिए हैं. और किस लिए दिए हैं? क्योंकि उसने उनको पहनना छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर एक जूते के अंदर छेद था. बट इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहिब को. फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, एक बच्चा या एक कोई भी जो नंगे पैर चलता हो, इवन शूज़ विद ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. ऐसे बच्चे को अगर जूते मिल जाए, बेशक उसमें होल क्यों ना हो, बेशक छेद हुआ क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसे तो उसका जैसे सपना ही पूरा हो गया हो ऐसा उसको महसूस होता है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. अब जूते तो उसको मिल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बेशक उसमें छेद है, लेकिन जो गेम वो देख रहा था इतनी गहराई से, वो उसकी पहुँच से परे है, वो अचीव नहीं कर सकता. दिस मॉर्निंग, आगे चलते हैं. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर. इस सुबह साहिब को रास्ते में मिल्क बूथ के पास देखा ऑथर ने, और उसने देखा कि उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है, जैसे लाइक दूध लाने का डोली होती है ना, उस तरह से. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड के नीचे जो टी स्टॉल है ना, मैं वहाँ पे काम करता हूँ. ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, दूरी से उसको इशारा करते हुए वो बताता है. किसको? ऑथर को. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब. मुझे 800 रुपये मिलते हैं, खाना वाना सब मिला करके, मतलब खाना भी है उसके साथ में. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें वो जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके चेहरे को मैंने देखा, उसने एक केयर फ्री लुक दी, मतलब सेटिस्फेक्शन वाली जो लुक नहीं होती उसके लिए बोला गया केयर फ्री लुक. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. क्योंकि ये जो स्टील का कैनिस्टर था वो ज़्यादा हैवी था बजाय उस बैग के, उस प्लास्टिक, उस पॉलीथीन के जो उसके कंधे पे लटकी रहती थी. बेशक वो बहुत लाइट थी, लेकिन वो जिम्मेदारी का बोझ था, एक उसका खुद की चॉइस का बोझ था. दैट्स इट. द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग उसका होता था. एंड कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये कैनिस्टर उसका था जो उस टी शॉप का मालिक था. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब वो अपना मालिक खुद नहीं रहा था. लाइक होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है, एक जॉब या सर्विस मैन होता है, तो डिफरेंस यही होता है कि जो सर्विस मैन होता है उसको वो वर्किंग आवर्स पूरे करने रहते हैं, बॉस की डाउन में रहना पड़ता है, उसकी बातों को सुनना पड़ता है. लेकिन ओन मास्टर का मतलब बिजनेस ओनर, जैसे कि साहिब अपनी मर्जी से जो कुछ कचरे में उठाता ढूंढता उसी से गुजारा चलता. अपना टाइमिंग था, अपनी टाइमिंग्स थी, किसी के वर्किंग आवर्स को पूरे नहीं करने थे. तो यहाँ पर एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है. ये साहिब आलम का यहीं तक ही था. उसके बाद जो दूसरा पार्ट शुरू होगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये दूसरे लड़के की कहानी है, मुकेश की, जो कि हम कल वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास. थैंक यू सो मच.